तो आज हम लोग अकाउंटिंग कंसेप्ट चालू करने वाले। अकाउंटिंग कंसेप्ट, तो अकाउंटिंग करते टाइम हम लोग को कौन से एजम्पशंस फॉलो करने, कंसेप्ट्स को फॉलो करने, ये चीज होने ही वाला है हमेशा। तो उसमें पहला कंसेप्ट है सबसे जरूरी कंसेप्ट, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अभी सवाल आता है व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता क्या, देखिए बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि जब हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स करेंगे, व्यवहार करेंगे, इवेंट्स करेंगे, तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस, समझो मैं आर के और मेरे बिजनेस का नाम है आर के लिमिटेड, दोनों अलग अलग पर्सन है, एक पर्सन नहीं है। दोनों क्या है, अलग अलग पर्सन है, एक पर्सन नहीं है। मतलब मैं और मेरा बिजनेस दो अलग अलग। इनिशियली जब मैं अपना कुछ पैसा मेरे बिजनेस में लगाऊंगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। इनिशियली जो भी पैसा लगाते उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो बिजनेस ऐसा बोलेगा कि मैंने उस आरके से क्या किया, पैसा उधारी पे लिया। बिजनेस भी एक पर्सन है, ऐसा समझो, बिजनेस भी क्या एक पर्सन है, बट उस पर्सन को हम लोग बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सन। कौन सा पर्सन बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन। तो ऐसा बोला जाएगा वो आर्टिफिशियल पर्सन ने उस आरके से पैसा क्या किया, उधारी पे लिया हुआ है। क्या माना जाएगा, उधारी पे लिया हुआ। डन। मतलब इसको मैं बोलूंगा पर्सन वन और इसको मैं बोलूंगा पर्सन टू। मतलब पर्सन वन के ट्रांजेक्शन पर्सन टू के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करने, और पर्सन टू के ट्रांजेक्शन पर्सन वन के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर आरके खुद ट्रांजेक्शन कुछ कर रहा है तो आरके लिमिटेड की बुक में रिकॉर्ड करने का नहीं, और आरके लिमिटेड कुछ ट्रांजेक्शन कर रहा है और आरके की बुक में रिकॉर्ड करने का नहीं। दोनों के ट्रांजेक्शन अलग अलग रिकॉर्ड करने के। ये पॉइंट समझा। दैट मीन्स दोनों सेपरेट है। इसलिए इस एंटिटी को, इस कंसेप्ट को दूसरा नाम है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। नाम क्या रहेगा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। और एक इसका नाम है बिजनेस एंटिटी के साथ साथ नाम क्या रहेगा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। पॉइंट क्लियर है, पक्का समझा। तो मैंने क्या बोला, ओनर के ट्रांजेक्शन बिजनेस की बुक में रिकॉर्ड नहीं करने के, बिजनेस के ट्रांजेक्शन ओनर के बुक में रिकॉर्ड नहीं करने के, दोनों के ट्रांजेक्शन अलग अलग रिकॉर्ड करने के। बट अगर आरके का कोई वास्ता आरके लिमिटेड के साथ रहेगा या आरके लिमिटेड का वास्ता आरके के साथ रहेगा, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के। जैसे कैपिटल आरके ने आरके लिमिटेड को दिया है तो रिकॉर्ड करने का, आरके लिमिटेड ने आरके को पैसा दिया रहेगा तो भी रिकॉर्ड करने का। बट दोनों के इंडिविजुअल सेपरेट ट्रांजेक्शन एक दूसरे के बुक में रिकॉर्ड होने वाले नहीं। तू तेरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, मैं मेरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने वाला। पॉइंट समझा, पक्का क्लियर। देख लो, these concepts imply that the business unit is a separate and distinct from the owner or owners. बिजनेस अलग रहेगा और ओनर अलग रहेगा। दैट इज द पर्सन हु सप्लाई द कैपिटल। ये क्या हो गया रे? दैट इज द पर्सन who supply the capital to it. Based on this concept, account are prepared with the point of view of the बिजनेस। हम लोग बिजनेस के एंगल से हमेशा सोचेंगे कि बिजनेस को पैसा मिला, बिजनेस ने पेड किया, बिजनेस ने इतना पैसा लिया, बिजनेस का खुद का असेट है, बिजनेस का खुद का लायबिलिटी। हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू होना क्या होना चाहिए, बिजनेस। और हम लोग हमेशा अकाउंटिंग करते टाइम किसके एंगल से सोचेंगे, बिजनेस के एंगल से सोचेंगे। डन। एंड नॉट फ्रॉम द ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले नहीं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बिजनेस के पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या समझा हम लोग इस कंसेप्ट में, कि ओनर के और बिजनेस के ट्रांजेक्शन अलग अलग रिकॉर्ड करने। दूसरा पॉइंट क्या समझा, कि हमेशा ट्रांजेक्शन करते टाइम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, बिजनेस, ओनर होना नहीं चाहिए। Hence the business is liable to the owner for the capital contributed by him. अगर ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया रहेगा तो बिजनेस की लायबिलिटी के ओनर को पैसा क्या करना है, रिफंड। लाइक मैंने रुद्रा से अगर कुछ पैसा लिया रहेगा तो मेरा काम है रुद्रा को रिटर्न करना। समझो बिजनेस है, रुद्रा मेरे बिजनेस के ओनर है। ओके, मैं बिजनेस और ओनर है, तो ओनर ने लगाया पैसा, बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। पॉइंट समझा, पक्का। चलो आगे बढ़ते। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन, सिर्फ किसके ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शन। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मुझे समझा। पहला पॉइंट क्या समझा था, ओनर के और बिजनेस के ट्रांजेक्शन अलग अलग रिकॉर्ड करने। सेकंड पॉइंट क्या समझा, हमेशा अकाउंटिंग करते टाइम हम लोग किसके एंगल से करेंगे, बिजनेस के एंगल से। थर्ड पॉइंट क्या समझा, कि सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करने के। और चौथा पॉइंट क्या है, पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। चार पॉइंट समझे।
बट देयर ट्रांजेक्शन विद द बिजनेस, बिजनेस के साथ अगर उसके ट्रांजेक्शन होते रहेंगे तो उसको रिकॉर्ड करना, बिजनेस के साथ अगर उसके ट्रांजेक्शन होते रहेंगे तो उसको रिकॉर्ड करना है। लाइक कॉमर्स एस्पायर का मैं ओनर हूं, कॉमर्स एस्पायर का कौन हूं मैं? ओनर हूं। मैं मूवी देखने के लिए जा रहा हूं, वो खर्चा मैं बिजनेस की बुक में दिखाऊंगा, सही है। मेरा बिजनेस रेंट पेड कर रहा है, वो मेरे बुक में दिखाऊंगा, वो सही है। बट मैंने अगर बिजनेस में पैसा लिखा लगाया है, वो दिखाना जरूरी है, यस दिखाना, बिकॉज मेरा ट्रांजेक्शन किसके साथ हो रहा है? बिजनेस के साथ में। पॉइंट समझा? बट द ट्रांजेक्शन विद द बिजनेस सच एज अ कैपिटल contributed to the business और कैश withdrawn, बिजनेस से अगर मैं कुछ पैसा निकाल रहा हूँ फॉर पर्सनल यूज, वो रिकॉर्ड करना जरूरी है। इट इम्प्लाई दैट द बिजनेस इटसेल्फ, ये क्या बताता है? बिजनेस का खुद का क्या हो सकता है? असेट, खुद की क्या हो सकती है? लायबिलिटी। अभी यहाँ पे टीवी है, ये मेरी है क्या कॉमर्स एस्पायर की है? कॉमर्स, ये कैमरा लगा हुआ है, मेरा है क्या कॉमर्स एस्पायर का है? ये आईपैड है, मेरा है क्या कॉमर्स एस्पायर का? कॉमर्स है, मेरा नहीं है। ये बिजनेस का खुद का क्या असेट है, खुद की क्या हो सकती है? लायबिलिटी हो सकती है। डन। अभी जैसे एग्जांपल, अगर मैंने एक बिजनेस, एक बिल्डिंग लिया हुआ है, एक बिल्डिंग लिया हुआ है रेंट पे, उसका आधा मैं बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं और आधा खुद रहने के लिए यूज कर रहा हूं, और टोटल रेंट अगर मैं 50 भर रहा हूं, तो बिजनेस का खर्चा कितना दिखाना चाहिए? बिजनेस का खर्चा कितना? एक बिल्डिंग मैंने रेंट पे ली है, उस पूरे बिल्डिंग का रेंट है, रेंट 50,000 रुपए, उसका आधा मैं खुद रहने के लिए यूज कर रहा हूँ और आधा ही बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, तो बिजनेस का खर्चा कितना दिखाना चाहिए? 25। आधा ही दिखाना चाहिए, पूरा दिखाना गलत है, क्योंकि बिजनेस का जितना है उतना ही दिखाना चाहिए, पर्सनल खर्चा बिजनेस के बुक में दिखाना नहीं। पॉइंट समझा? पक्का? तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट समझा बता। नंबर 1 पॉइंट क्या था? बिजनेस के और ओनर के ट्रांजेक्शन अलग अलग रिकॉर्ड करने। सेकेंड, जब ट्रांजेक्शन करें तो हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए? बिजनेस। थर्ड, बिजनेस में सिर्फ ट्रांजेक्शन सिर्फ बिजनेस के ही रिकॉर्ड करने। फोर्थ, बिजनेस के कोई ट्रांजेक्शन और या बिजनेस के कोई ट्रांजेक्शन ओनर के साथ या ओनर के कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस के साथ रहेंगे, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। एंड फिफ्थ, बिजनेस के खुद के असेट्स और लायबिलिटी हो सकते हैं। पॉइंट समझा? पक्का? और एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में तुम लोग ओन वर्ड में लिखोगे। ओके? मनी मेजरमेंट। किसने पूछा कि तेरे पास प्रॉपर्टी कितनी है? मेरे पास, मैं बोलूंगा मेरे पास 2 फ्लैट है, मेरे पास 100 बेंचेस पड़े, मेरे पास 4 टीवी पड़ा है, 6 एसी पड़ा है, 3 कैमरे पड़े, 2 आईपैड पड़े, 5 कंप्यूटर पड़े, 4 लैपटॉप पड़े, ऐसे मैं बोलूंगा। इस इंफॉर्मेशन से क्या वो मेरे पास कितना पैसा है ये अंदाजा लगा सकते हैं? उनको क्या पता है कि लैपटॉप की क्वालिटी मेरे पास कौन सी है, 10,000 वाला है कि 1 लाख वाला? उनको क्या पता है कि आईपैड मेरे पास 30,000 वाला है कि 3 लाख वाला? उनके पास, उनको पता है। तो जब कोई भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे, जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करोगे, हमेशा वो मनी में मेजर होना जरूरी है। किस में मेजर होना जरूरी है? मनी में। जैसे सामने वाले को मैं बोलूंगा मेरे पास 100 बेंचेस है और बेंचेस इतनी इतने से पड़े हुए, वो एक्चुअली मेरी प्रॉपर्टी है क्या? खिलौने वाले बेंचेस है, तो मैं इसको प्रॉपर्टी बोल पाऊंगा? तो इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बदले मुझे क्या बताना चाहिए? उसको मनी में मेजर करना जरूरी है। देख लो, this concept implies that only those transactions which can be expressed in terms of money are recorded in the books of account. Since money serve as the medium of exchange, money एक medium of exchange है, expressed in a money, expressed in money are recorded, and ruling currency, इंडिया की रूलिंग करेंसी क्या है बच्चे लोग? इंडिया की रूलिंग करेंसी क्या है? रुपीज ना। तो जब जब हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो रुपीज में दिखाना है हम लोगों को, डॉलर में दिखाएंगे तो चलेगा क्या? इंडिया की रूलिंग करेंसी नहीं, रूलिंग करेंसी ऑफ द कंट्री इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ अकाउंटिंग। लाइक यूएस में अगर मैं अकाउंटिंग करूंगा तो किस में करूंगा? डॉलर में। बट इंडिया में करना हो तो किस में करना पड़ेगा? रुपीज में। ट्रांजेक्शन विच डू नॉट इन्वॉल्व मनी, जो ट्रांजेक्शन मनी में इन्वॉल्व नहीं उसको रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए। जो ट्रांजेक्शन मनी में रिकॉर्ड करना है, मनी में रिकॉर्ड नहीं हो रहा, उसको रिकॉर्ड करना नहीं चाहिए। बराबर? अब मैंने जाके इसको एक बजाया, मैंने उसको कुछ दिया है ट्रांजेक्शन, क्या उसको अकाउंट में दिखा सकते हैं हम लोग? मैंने 1 लाख का थप्पड़ मारा, ऐसे दिखा सकते हैं क्या? नहीं। मेरे एम्प्लॉय को 100 बुखार आया है, एम्प्लॉय मेरे बिजनेस के साथ वास्ता रखता है, तो इस बुखार को मैं दिखा सकता हूँ क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में? नहीं। देखो,
जो मनी में इन्वॉल्व नहीं विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस की कंडीशन कैसे, आपने यहाँ पे लोगों को पूछा यहाँ पे काम करके कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके दिखाओ। अच्छे को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पॉसिबल है बिकॉज वो मनी में मेजर नहीं कर सकते, बरोबर, मनी में मेजर नहीं कर सकते। किधर गया रे, हाँ, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय, efficiency of the management will not be recorded in the books as they cannot be expressed in term of money. It helps in understanding the state of affairs, वो सिर्फ बिजनेस का बिजनेस कैसा चल रहा है बता सकता है, बट मनी is a serve as a common measure by means which the heterogeneous fact about the business are recorded। बिजनेस के अलग अलग फैक्टर को एक ही कॉमन मेजरमेंट में लाने के लिए क्या रहेगा, मनी मतलब रुपीज रहेगा, बराबर। जैसे मेरे पास ये पोडियम पड़ा हुआ है तो मैं पोडियम बोलूंगा 10,000 रुपए का है, रुपीज तो कॉमन है। एक बेंच 5,000 रुपीज का है, रुपीज तो कॉमन है। एक कैमरा 50,000 रुपीज का है, रुपीज तो कॉमन है। मतलब ये सारे हेट्रोजीनियस फैक्टर, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग चीजें, बट इन सबको मेजर करने के लिए क्या है, कॉमन फैक्टर मतलब क्या है, रुपीज बोले तो विटामिन एम, विटामिन एम बोले तो मनी। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 कंप्यूटर पड़े हुए, 2 टेबल पड़े, 3 चेयर पड़े, और किसी ने पूछा कि तेरे पास प्रॉपर्टी कितनी, मैं बोल रहा 5 कंप्यूटर, 2 टेबल और 3 चेयर, और सेट को हम लोग बता नहीं सकते, बट मैं बोलूंगा कि मेरे पास टोटल 1.5 लाख के कंप्यूटर पड़े हुए, 15,000 का टेबल पड़ा हुआ, 2,500 के चेयर पड़े हुए। अभी सामने वाले को समझेगा ना मेरे पास एग्जैक्ट प्रॉपर्टी कितने की पड़ी हुई है, क्योंकि मैंने उसको क्या किया, पैसे में तोला, रुपीज में दिखाया, मनी में दिखाया। तो पहला पॉइंट में क्या देखा हम लोगों ने कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है, ओनर और बिजनेस को अलग अलग रिकॉर्ड कर, अलग मतलब दोनों के ट्रांजेक्शन एक दूसरे के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करने, बट एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन होकर रिकॉर्ड करने हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचना है बिजनेस की खुद के असेट्स और लाइबिलिटी हो सकते हैं, बिजनेस की खुद के असेट्स और लाइबिलिटी क्या हो सकते हैं, बिजनेस में सिर्फ बिजनेस के ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करने। मनी मेजरमेंट में क्या बोला हम लोग को, ट्रांजेक्शन को किस में मेजर करना है, मनी में। जो मनी में ट्रांजेक्शन मेजर हो सकते हैं वही बुक्स ऑफ अकाउंट में आने वाले हैं, जो ट्रांजेक्शन मनी में मेजर नहीं होते बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखने का नहीं। गया दिमाग में, समझा, पक्का। अभी लिखो ओन वर्ड में टाइटल दो पहले, अकाउंटिंग कंसेप्ट, उसके अंदर ये 2 कंसेप्ट लिखो, अकाउंटिंग कंसेप्ट, उसके अंदर ये 2 कंसेप्ट लिखना। बच्चों कॉस्ट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट नॉर्मली जो यूज होता है बिजनेस के फिक्स एसेट के ऊपर यूज होता है। किसके ऊपर यूज होता है, बिजनेस के फिक्स एसेट के ऊपर। व्हाट इज फिक्स एसेट, जो असेट बिजनेस में लॉन्ग टर्म पर्पस मतलब मोर देन 1 ईयर के लिए रहेंगे। लाइक मैं फर्नीचर परचेस कर रहा, तो क्यों परचेस करूंगा, 1 साल के लिए परचेस करूंगा, क्या पर्पस क्या रहेगा, मोर देन 1 ईयर के लिए मेरे पास चले। मैं टीवी परचेस करूंगा, क्यों परचेस करूंगा, मेरा इंटेंशन क्या रहेगा, मोर देन 1 ईयर के लिए, मतलब आपका बैच जाए, उसके बाद में और एक बैच जाए, उसके बाद में और एक बैच जाए, जितने बैच चलेंगे उतना मेरा फायदा है ना। तो जब मैं फिक्स एसेट परचेस करूँ तो मेरा मेन पर्पस क्या रहेगा कि ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चले। और ऐसे फिक्स एसेट के लिए जो कंसेप्ट यूज होगा उसको बोला जाएगा कॉस्ट कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट बोला जाएगा, कॉस्ट कंसेप्ट। देख लो, कॉस्ट कंसेप्ट एन असेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑन द बेसिस ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट। अभी सवाल आता है व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, सवाल आता है व्हाट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। अगर आप लोगों ने समझो 1.5 लाख में गोल्ड खरीदा हुआ है, 1,50,000, बरोबर, तो आप लोगों ने खर्चा कितना किया, 1,50,000। आज गोल्ड का रेट 2 लाख रुपया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, गोल्ड का खर्चा कितना है, गोल्ड कितने का तुम्हारे पास, 1.5 लाख का ही बोलोगे। गोल्ड कितने का बोलोगे, 1.5 लाख। चलो मोबाइल मैंने 50,000 का खरीदा होगा, आज उसका वैल्यू 30,000 रहेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मोबाइल कितने का है, अभी क्यों 50, अभी 30 बोलो ना। मार्केट के हिसाब से गोल्ड का रेट तो चेंज किया, फिर इसका क्यों नहीं किया, इसका क्यों नहीं किया फिर। तो जब आप कोई भी असेट परचेस करो तो असेट के लिए आप लोगों ने जो एक्चुअल पे किया रहेगा उसको बोला जाएगा एक्विजिशन कॉस्ट। क्या बोला जाएगा, एक्विजिशन कॉस्ट। उसको बोला जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट। एक्विजिशन कॉस्ट मतलब परचेस करने का खर्चा, एक्विजिशन कॉस्ट मतलब परचेस करने का। लाइक मैंने बाइक खरीदा 2 लाख का, 2 लाख का बाइक खरीदने के बाद में उसके लिए मैंने गार्ड वगैरह लगाया, साइड में ब्लैक कलर का गार्ड रहता है देखो, वो लगवाया, समझो 10,000 उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा खर्चा लगा। तो किसी ने मुझे पूछा कि बाइक कितने की, तो मैं क्या बोलूंगा, 2,10,000। इनिशियली मैंने 10,000 और खर्चा किया ना, 2,10,000। मैंने एसी खरीदा है 40,000 का, 5,000 इंस्टॉलेशन का खर्चा है, मैंने 5,000 इंस्टॉलेशन के लिए खर्चा किया। किसी ने पूछा एसी कितने का, तो मैं क्या बोलूंगा, 45,000 का। 40 + 5 कितना बोलूंगा, 45,000 बोलूंगा ना।
अभी एसी खरीदा मैंने 40 का, लगाने का खर्चा 5,000 है। वो खरीदा मैंने मुंबई से, उधर से इधर लाने का 2,000 रुपया खर्चा लगा। अब किसी ने पूछा एसी का खर्चा कितना है, तो मैं क्या बोलूंगा 47,000 रुपीज। एक साल के बाद में एसी में थोड़ा काम निकला, खर्चा हो गया, उसके 3,000 रुपए का खर्चा लगा। अब बताओ एसी का वैल्यू कितना हो गया, 47 ही रहेगा। एक साल के बाद में आप कुछ भी खर्चा करो, उसको असेट के वैल्यू में ऐड नहीं करने का। एक्विजिशन कॉस्ट मतलब परचेस करते टाइम जो जो खर्चा करोगे उसको एक्विजिशन कॉस्ट बोला जाएगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला जाएगा। मैंने गाड़ी खरीदा 2 लाख का, उसके बाद 10,000 का गार्ड का खर्चा किया, तो गाड़ी का खर्चा कितना हो गया, 2,10,000। एक साल के बाद दोनों टायर फट गए, दोनों टायर नहीं डाले, उसके लिए मुझे 20,000 रुपया खर्चा लगा, तो गाड़ी का वैल्यू कितना हो गया, अभी भी 2,10,000 ही है। बाद में आप जो खर्चा करोगे उसको असेट के वैल्यू में ऐड करने का नहीं, उसको असेट के वैल्यू में ऐड करने का नहीं। असेट के वैल्यू में ऐड होगा बट उसके लिए अलग कंडीशन है, फिलहाल वो समझने का नहीं। तो इनिशियली आप जो जो खर्चा करोगे, इनिशियली आप जो जो खर्चा करोगे, इनिशियली आप जो जो खर्चा करोगे उसको असेट के वैल्यू में ऐड किया जाएगा। गया क्या खोपड़ी में, देखिए। An asset is recorded in the books on the basis of historical cost, that is the acquisition cost। क्या बोला जाएगा उसको, एक्विजिशन मतलब परचेस करने का कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी बेस फॉर ऑल फर्दर अकाउंटिंग। आगे का अकाउंटिंग करते टाइम वो कॉस्ट, वो एक्विजिशन कॉस्ट जरूरी है। मतलब एक साल के बाद में किसी ने मुझे पूछा एसी का खर्चा कितना, तो मैं बोलूंगा 47,000। 2 साल के बाद में किसी ने पूछा एसी कितने में खरीदा, तो मैं क्या बोलूंगा 47,000। उसके बाद में भले मैं कितनी बार भी रिपेयर करवाऊं, कितनी बार भी खर्चा करूं, बट इनिशियली मैंने कितना पेड किया है 47,000, तो स्टार्टिंग में 47 पेड किया, तो हर टाइम में क्या बोलूंगा एसी कितने का है भाई 47,000, गाड़ी कितने का है 2,10,000 का ही। समझ में? It does not mean that asset will always shown at cost। इसका मतलब नहीं हमेशा 47,000 पे दिखेगा, बट किसी ने पूछा तो मैं क्या बोलूंगा 47,000। अभी क्यों 47 पे दिखाऊंगा नहीं हर टाइम, एक कंसेप्ट होता है बच्चे लोग, डेप्रिसिएशन नाम का। डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम होना। आज अगर मैंने 1 लाख में कोई चीज खरीदी है, तो उसका हर साल में खुद होके कुछ वैल्यू कम करूंगा, बराबर, खुद होके वैल्यू कम करूंगा। तो जो मैंने वैल्यू कम किया उसको बोलूंगा डेप्रिसिएशन। क्यों वैल्यू कम कर रहा हूं, वैल्यू उसका मैं खुद कम क्यों करूंगा, उसका वैल्यू मैं खुद कम क्यों करूंगा, नंबर 1 उसको मैंने यूज किया। नंबर 2 उसकी लाइफ कम हो गई। जब मैंने ये टीवी खरीदा तो सामने वाले ने बोला भाई ये टीवी ना तेरे को 5 साल चलने वाला है, कितने साल चलेगा। अगर मैंने 50,000 रुपए पेड कर रहा हूं, कितना पेड कर रहा हूं, और उसने बोला मुझे 5 साल ये टीवी चलेगा, तो अगले साल मुझे इस टीवी का वैल्यू कितना मान के चलना पड़ेगा 40,000। उसके अगले साल कितना मान के चलना पड़ेगा, उसके अगले साल 20, उसके अगले साल, उसके अगले साल 0, बरोबर, बरोबर ना। बट मैंने खरीदा कितने में था, मैं अभी भी बोलूंगा कि असेट का कॉस्ट 50 है, बट 50 पे दिखाऊंगा, उसको कम करते जाऊंगा, बिकॉज उसको मैंने क्या किया है, यूज किया। मार्केट के हिसाब से कम नहीं करूंगा, मार्केट में रेट कितना भी रहने दो, मैं कम क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैंने उसको क्या किया, यूज। जैसे मैंने मोबाइल खरीदा था 2 साल पहले, कुछ 28,000 में खरीदा है, उस टाइम पे उसका रेट 28,000 था 2 साल पहले, बराबर। आज इस मोबाइल का रेट 25 से, सिर्फ 3,000 से ही कम हुआ है। कितने से कम हुआ है 30। आज मार्केट में 25 है, तो मैं, लोगों ने पूछा है मोबाइल कितने का, तो मैं क्या बोलूंगा 28,000, बराबर। बट मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में वैल्यू दिखाना, तो मैं 28,000 दिखाऊंगा नहीं, इसके ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन लगता है 50% समझो, तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना दिखाऊंगा 14,000 ही दिखाऊंगा। कितना दिखाऊंगा 14,000 ही दिखाऊंगा। मार्केट के रेट के साथ मेरा कुछ वास्ता, मैं अपना कुछ रेट फाइनल करूंगा, और अपना रेट उसके ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करूंगा। समझ में? जैसे टीवी मैंने 50 में खरीदा था, और हर साल में 50 के हिसाब से क्या कर रहा हूँ, वैल्यू कम करते जा रहा हूँ। पॉइंट समझा क्या? चलो आगे बढ़ते। इट इज रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट द टाइम ऑफ परचेस। परचेस जब करोगे तो कॉस्ट पे दिखाओगे, बट सिस्टमेटिकली रिड्यूस इन द बुक वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। उसका वैल्यू आराम आराम से कम करोगे। जैसे टीवी का वैल्यू मैंने पहले साल दिखाया 50, दूसरे साल कितना दिखाऊंगा 40, फिर 30, फिर मतलब सिस्टमेटिकली कम किया। ऐसे क्या, पहले 50 से 10 कम किया, फिर मन आया इसलिए 12 कम कर दिया, फिर 15 कम कर दिया। इसको क्या बोलेंगे, पागल खोपड़ी।
सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया गया यहाँ पे, एक सिस्टमेटिक वे से रिकॉर्ड करना जरूरी है। आगे बढ़ते, फर्नीचर परचेज फॉर 3 लाख एंड सेम कॉस्ट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। उस फर्नीचर का मार्केट वैल्यू हो गया 1 लाख या 1,50,000। चलो बताओ फर्नीचर कितने में रिकॉर्ड करना चाहिए? 3 लाख में परचेज किया, आज उसका मार्केट वैल्यू 1 लाख हो गया, कितने में रिकॉर्ड करना चाहिए? 3 लाख में, 1 लाख में रिकॉर्ड करने का नहीं, मार्केट के वैल्यू के साथ कुछ लेना देना नहीं। डन। कंसिस्टेंसी बच्चे लोग ये लाइफ में और पढ़ाई में भी होना जरूरी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी? हर्षित कंसिस्टेंटली डेली 5 घंटा गेम खेलता है, इज ही कंसिस्टेंट? इज ही कंसिस्टेंट? यस, ही इज कंसिस्टेंट। हर दिन 5 घंटा है ना उसका काम चालू, कंसिस्टेंट मतलब हर दिन सेम। बड़े मुल्क का साबत हर दिन 2 घंटा पढ़ाई कर रहा है, इज ही कंसिस्टेंट? यस। सागर एक दिन 1 घंटा पढ़ता है, दूसरे दिन 2 घंटा पढ़ता है, तीसरे दिन 3 घंटा, कभी पढ़ता ही नहीं है और कभी पढ़ता ही है। इज ही कंसिस्टेंट? नो, कंसिस्टेंट बोले तो हर टाइम पे सेम, उसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट। Any policy adopted for accounting should be continuous or consistent throughout the business and it need not be changed generally unless until the circumstances demand. अगर आप लोगों ने कोई मेथड को यूज कर लिया, कोई पॉलिसी को यूज कर लिया, कोई प्रिंसिपल को यूज कर लिया, तो आपको चेंज करना नहीं है। जब तक आपका बिजनेस चले उस टाइम तक आपको उसी पॉलिसी को फॉलो करना है, जब तक आपके पास कुछ ऐसा सर्कमस्टेंसेस नहीं आता है कि आपको पॉलिसी चेंज, मतलब गवर्नमेंट ने बोला अभी पॉलिसी यूज नहीं करना है तो ये आपको चेंज करना पड़ेगा, या आप तक यूज करे तो आपको पता चला गलत पॉलिसी यूज कर रहे हो तो चेंज करो, अदरवाइज चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं कोई तो कंपनी में अकाउंटेंट हूँ, वहां पे मैं एक पॉलिसी यूज कर रहा हूँ, मैं पॉलिसी यूज कर रहा, प्रॉपर यूज हो रहा है पॉलिसी, 1 साल के बाद मुझे निकाल दिया, वहां पे साबत आया काम पे, साबत मतलब पिछला वाला पागल था, पॉलिसी यूज नहीं करना, चलो इस साल से नया पॉलिसी यूज कर। ओके, साबत ने फिर से 1 साल काम, वहां पे जेने लिया गई काम पे, बोलते पहले दोनों एड़े खोपड़ी के थे, कुछ भी यूज कर रहे थे, ये पॉलिसी यूज नहीं करना, ये वाला पॉलिसी यूज करना, हर साल मेथड चेंज करेंगे, क्या होगा? प्रेजेंटेशन अकाउंट में प्रॉपर दिखेगा क्या? नहीं, तो आपको हर साल पॉलिसी कैसे यूज करना है? सेम कंसिस्टेंट यूज करना है। However, it does not stop any improvement of the new technique, but that should be disclosed with the note. ऐसा जरूरी नहीं कि पॉलिसी चेंज करना चाहिए, आपको जरूरत रहेगी तो आप पॉलिसी चेंज करो, गवर्नमेंट बोल रहा है चेंज करो, या लॉ में चेंज है इसलिए चेंज करना है। चेंज करने के बाद में आपको डिस्क्लोज करना है, मतलब पब्लिक को बताना है और उसके लिए नोट लिखना है कि आप लोगों ने पॉलिसी को चेंज क्यों किया हुआ है। एग्जाम्पल, अ कंपनी अडॉप्ट फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, डेप्रिसिएशन के अलग अलग मेथड है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, सम डिजिट मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, ऐसे अलग अलग मेथड है। तो एक कंपनी है जो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को यूज करे डेप्रिसिएशन के लिए, अगर उन्होंने शुरुआत में वो मेथड यूज किया हुआ है तो एंड तक उसको उसी मेथड के साथ जाना है, उसको मिडल ऑफ दी लाइफ में मेथड को चेंज करना नहीं, बराबर? मशीन जब तक चलने वाली तब तक उसी मेथड को यूज करना है, चेंज करना नहीं है। अगर स्टार्टिंग फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से किया है तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से आप लोगों को काम करना। समझे दोनों? पहले में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉस्ट। कॉस्ट कंसेप्ट नॉर्मली किसके ऊपर यूज होगा? फिक्स्ड एसेट। कॉस्ट बोले तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसको दूसरा नाम क्या है? एक्विजिशन कॉस्ट। असेट परचेस कर टाइम इनिशियली आप जो जो खर्चा करोगे उसको क्या बोला जाएगा? एक्विजिशन कॉस्ट। मेरे एसी वाले एग्जाम्पल को याद रखना, एसी वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला? एसी परचेस किया, उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो लिया, 1 साल के बाद में उसके लिए खर्चा कर रहा, उसको दिखाना है क्या? दिखाना नहीं। समझा? बट इसका मतलब नहीं कि हर साल उसी वैल्यू पे दिखेगा, उसका वैल्यू सिस्टमेटिकली अपने लोगों को कम करना है बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। सेकंड क्या था? कंसिस्टेंसी। अगर एक अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज किया तो हर साल उसी अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज करना, चेंज करना नहीं। गया खोपड़ी में? समझा? इजी, वेरी गुड। चलो लिखो अपने ओन वर्ड में। अभी नेक्स्ट एक कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, बच्चों कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट अपनी लाइफ में भी होना चाहिए। फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के लिए रेडी रहना, वो बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट।
फ्यूचर में तुम लोग लग रहा है कि लॉस होने वाला, लॉस को आज ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मतलब अकाउंट में दिखा दो कि फ्यूचर में इतना इतना मुझे लॉस होने वाला है, या लॉस के लिए आपको रेडी रहना है। जैसे कि मुझे पता है कि 1 साल के बाद में मुझे 50,000 रुपए का टैक्स भरने के लिए आने वाला है, तो उस टैक्स के लिए मैं आज ही कुछ अमाउंट साइड में निकाल के रखूंगा, उसका पहले से प्रोविजन बना के रखूंगा, दैट इज कंजर्वेटिज्म। सागर बोल रहा है इस साल के एंड में दिसंबर में 31 का पार्टी मुझे गोवा करना है। कहाँ पे करना है? गोवा में करना है। अभी गोवा में 31 का पार्टी उसको करना है, तो सागर को पता है कि मुझे उधर जाने के लिए 20,000 का खर्चा आने वाला है, और मुझे एकदम से किधर से पैसा मिलने वाला नहीं। तो सागर क्या करेगा? फ्यूचर में होने वाले खर्चे के लिए आज से क्या बनाना चालू करेगा? प्रोविजन बनाना चालू करेगा। थोड़ा थोड़ा प्रोविजन मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में निकाल के रखेगा। मतलब फ्यूचर में अगर तुम लोगों को लग रहा है कि लॉस होने वाला है या खर्चा आने वाला है या आपके लिए ऊपर कोई लाइबिलिटी क्रिएट होने वाली है, तो आज ही उसके लिए क्या करो? प्रोविजन बना के रखो। उसके लिए आज ही थोड़ा सा अमाउंट साइड में निकाल के रखो। उसको बोला जाएगा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। बट फ्यूचर में होने वाले इनकम को आज दिखाने की जरूरत नहीं है। 1 साल के बाद में आपको कुछ इनकम होने वाला है, उसको आज बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया, क्या होगा बताओ? नहीं हुआ तो गड़बड़ है ना। बट फ्यूचर में होने वाले इनकम को आज मैंने दिखाया, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? इनकम तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में दिख रही, चल टैक्स भी दे दे मुझे, क्योंकि तुम लोगों ने इनकम को रिकॉर्ड किया। जो इनकम अब तक हुआ नहीं बट रिकॉर्ड किया, और नहीं हुआ तो अपना पैसा डूब गया। इसलिए फ्यूचर की इनकम को दिखाओ मत, बट फ्यूचर के एक्सपेंसेस को या लॉस को आपको दिखाना चाहिए। देखो रीड कर रहा हूं। While recording a business transaction, we have to anticipate no profit, but provide all possible losses. It encourages the certain secret reserve by making excess provision to prevent loss. आप लोगों को इसके लिए क्या बनाना है? रिजर्व बना के रखना है, और रिजर्व टू क्रिएट सीक्रेट रिजर्व बाय मेकिंग एक्सेस प्रोविजन टू प्रिवेंट लॉस। लॉस को प्रिवेंट करने के लिए आपको रिजर्व बना के रखने। द इनकम स्टेटमेंट में शो लोअर इनकम। आपने फ्यूचर का खर्चा आज ही रिकॉर्ड किया, फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड किया, उसके वजह से बिजनेस का इनकम क्या होने वाला है? कम। इनकम क्या हो जाएगा? कम। बैलेंस शीट ओवरस्टेट द लायबिलिटी। बैलेंस शीट में कर्जा भी ज्यादा दिखेगा, बिकॉज फ्यूचर का पैसा, फ्यूचर का लॉस आज ही दिखा रहे हो, इनकम कम होगा, बरोबर। और उसके लिए आप लोगों ने प्रोविजन बना के रखा। प्रोविजन दिखाते कहाँ पे? लायबिलिटी साइड में। कहाँ पे दिखाते? लायबिलिटी साइड में। दिखाते कहाँ पे? उसने लायबिलिटी ओवरस्टेट मतलब ज्यादा दिखाया, और अंडरस्टेट द असेट मतलब असेट को तुम लोगों ने क्या करके दिखाया? कम। दिस पॉलिसी ऑफ रिकॉर्डिंग आस्किंग अकाउंटेंट टू प्ले सेफ। अकाउंटेंट को हम लोग क्या बोलते भाई? सेफली खेल। खर्चे को दिखा चलेगा, बट पहले से इनकम को दिखा मत। फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही दिखा दे, बट फ्यूचर में होने वाले इनकम को आज दिखा मत। एग्जाम्पल, मैंने समझो कोई असेट, मेरे पास कोई स्टॉक पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख पेन खरीदे, सॉरी 1,000 पेन खरीदे। जब खरीदा था उसका वैल्यू था 10 रुपया, और उसके साथ साथ मैंने 500 पेंसिल खरीदे, और जब खरीदा उसका वैल्यू था 8 रुपया। मैंने साल भर सेल किया, और साल के एंड में मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 200 पेन का, और पेंसिल पड़े हुए 100। बट एक चीज पता चली मुझे कि उस दिन ईयर एंड में उस पेन का मार्केट वैल्यू हो गया 9 रुपया, और पेंसिल का हो गया 10 रुपया। मैंने खरीदा कितने में था? पेन 10 में खरीदा था, बट ईयर एंड में उसका वैल्यू कितना आ गया? 9 रुपया। बताओ, अब मुझे 200 पेन का स्टॉक अपने यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। बेचा मैंने 800 पेन ना, 200 का मेरे पास स्टॉक बचा हुआ है, तो कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? 9 के हिसाब से रिकॉर्ड करूंगा कि 10 के हिसाब से? 9 के हिसाब से, बिकॉज मार्केट में अगर मैं सेल करने के लिए गया तो मुझे मिलने वाला कितना है? भले मैंने खरीदा 10 में, बट मिलेगा कितना? 9 ही। मतलब मुझे पता चल रहा है कि लॉस होने वाला है, तो मैं जब रिकॉर्ड करूंगा तो 200 इंटू 9 1800 पे रिकॉर्ड करूंगा। पॉइंट समझा? अब पेंसिल खरीदा 8 में था, बट आज का मार्केट वैल्यू 10 रुपया हुआ, बताओ कितने पे रिकॉर्ड करूंगा? 8 पे। मार्केट में बेचूंगा तब मुझे 10 रुपया मिलने वाला है ना, बट खरीदा कितने में था? मेरे पास अभी 100 पेन का स्टॉक पड़ा हुआ है, बेचूंगा तब 10 मिलेगा। अब तक बेचा, मैंने खरीदा 8 में ही था ना, मार्केट में 10 रुपया हुआ है, बेचूंगा तब 10 मिलने वाला, बट मैंने पेड कितना किया? 8।
तो जब मैं रिकॉर्ड करूंगा तो 100 इंटू 8, 800 पे रिकॉर्ड करूंगा। पॉइंट समझा? इजी, पक्का। ये होता है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। मतलब जो लोअर प्राइस है उस पर रिकॉर्ड करने का। 10 और 9 में लोअर किया था 9, इसलिए 9 लिया। 8 और 10 में लोअर किया था 8, इसलिए 8 पे रिकॉर्ड किया। समझा? खोपड़ी में गया? पक्का। ये यहाँ पे एग्जांपल दिया, आप लोग बाद में रीड करें। गोइंग कंसर्न बहुत अच्छा कंसेप्ट। जब बिजनेस में आप अकाउंटिंग करोगे तो आप ऐसा मानो कि बिजनेस का लाइफ कैसा है, इंफिनिट है। बिजनेस चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा और चलते ही जाएगा। It is basic assumption that the business is a going concern, will continue operation for future. Going concern concept influence the accounting practice in relation to the valuation of assets and liability, depreciation of the assets and asset, treatment of outstanding and prepaid expenses, accrued and unearned revenue. For example, asset are generally valued at historical cost. अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कॉस्ट कंसेप्ट। असेट को किस पे दिखाना है? कॉस्ट पे। अगर अपना बिजनेस चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते जा रहा है, बट मैंने ऐसा बोला कि अभी अपना मेरा बिजनेस तुरंत बंद होने वाला है। अभी मेरा बिजनेस बंद होने वाला है। मैंने खरीदा था वो असेट 1 लाख में। खरीदा कितने में था? 1 लाख में। मार्केट में उसका रेट अभी 20,000 ही हुआ और मैं मेरा बिजनेस बंद करने वाला हूँ। तो मेरे लिए मैटर कौन सा रखता है अमाउंट, 1 लाख या 20,000? मैंने एक असेट 1 लाख में खरीदा था, बट अभी मेरा बिजनेस मुझे बंद ही करना है और आज के दिन असेट का वैल्यू है 20,000। आज के दिन असेट का वैल्यू कितना है? 20,000। बताओ मेरे लिए 1 लाख रुपया मैटर कर रहा है कि 20,000 रुपया मैटर कर रहा है? 20, बिकॉज आज मुझे बिजनेस बंद करना है तो 20,000 तो मुझे मिलने वाला, इतना कंफर्म है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताता है कि आपका बिजनेस चलते ही जाने वाला है, चलते ही जाने और चलते जाने वाला। आपके बिजनेस की लाइफ इन्फिनिट रहने वाली है। इन्फिनिट मतलब अनलिमिटेड रहने वाली है। पॉइंट समझा? चलो अपने ओन वर्ड में लिखो दोनों पॉइंट्स। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा कंसेप्ट है। बच्चे लोग, आप कैब चला रहे हो, आप कैब ड्राइवर हो और आपको भाड़ा मिला है एक, समझो मैंने आपको एक भाड़ा दिया है कि मुझे इधर से पुणे छोड़ो, तो आपने बोला 3,000 रुपया लूंगा। मैंने बोला ठीक है 3,000 रुपया दूंगा। तो अब अपनी 3,000 की इनकम कब मानोगे? आपने मुझे क्या बोला है, मैं 3,000 रुपये लूंगा, इधर से पुणे छोड़ दूंगा। आपको 3,000 का इनकम हुआ है एक, कब मानोगे आप? जब आप पुणे मुझे पहुंचाओगे तब। बीच रास्ते में लोनावाला में आपने मुझे छोड़ दिया और बोला कि मुझे पैसा चाहिए, आप उसको इनकम मानोगे क्या? जैसे आप मुझे बोलोगे पैसा चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? दो क्या रख के बीच में छोड़ के जा रहा है, बराबर? बीच में छोड़ गया मतलब रियलाइजेशन। इनकम को तब दिखाओ जब आपके यहाँ पे उस इनकम का राइट जनरेट हो जाए। लाइक अगर ये मोबाइल बेचने का मेरा काम है, ये मोबाइल का वैल्यू 30,000 रुपीज, 30,000 का इनकम मैं कब मानूंगा? जब ये मोबाइल एक्चुअली आपको डिलीवर करूंगा तब। आपने मुझे चाय का ऑर्डर दिया, समझो मैं चाय वाला, आपने मुझे चाय का ऑर्डर दिया, मैं चाय बना के आपके लिए रेडी करके दूंगा, तो आप मैं क्या मानूंगा? इनकम। आप बोले मुझे नहीं चाहिए चाय, मैं क्या बोलूंगा? पागल एड़ा हो गया क्या तू? तेरे लिए तो चाय बनाया था, अभी मेरे को पैसा चाहिए, ऐसा बोल सकता हूँ? इस बोल सकता हूँ, उसके लिए चाय बनाया मैंने, तो मैं इनकम दिखाऊंगा मत। जब मैं अपने राइट्स किसी और के नाम पे ट्रांसफर करूंगा तब मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम दिखा सकता हूँ, तब तक इनकम नहीं दिखाऊंगा। देख लो, इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज रियलाइज, आइदर इट इज रिसीव्ड और अर्न। व्हाट इज अर्न? पैसा मिला नहीं है बट आपके लिए लागू हो गया। जैसे साल भर मैंने आपको पढ़ाया बट आपने पैसा दिया नहीं अब तक, बट मैंने अर्न तो कर लिया, मेरे लिए क्या हो गया? इनकम। रेवेन्यू रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द सेल्स आर अफेक्टेड। रेवेन्यू कब दिखाओगे? जब आप एक्चुअली क्या करोगे? गुड्स को सेल करोगे और सर्विस क्या करोगे? दोगे। सेल्स रेवेन्यू आर कंसिडर एज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल्स आर अफेक्टेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। सेल को कब दिखाओगे? जिस साल आप सेल करोगे। आज सेल किया, अगले साल इनकम दिखाओगे, चलेगा क्या? सेल आज किया है ना, तो आज ही आपको दिखाना जरूरी है। ओके। अ कंपनी गेट्स एन ऑर्डर फॉर सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹1 लाख इन मई 2017। उसको ऑर्डर मिला है सिर्फ 2017 में। गुड्स ऑफ ₹60,000 वेर सोल्ड एंड डिलीवर इन जून 2017, बट गुड्स सेल कब किए? जून में। तो इनकम कब दिखाओगे? मई में क्या जून में? जून में, जब आप एक्चुअल सेल करने वाले हो। ऑर्डर मिला है तब नहीं दिखाओगे, पैसा मिला तब नहीं दिखाओगे। समझो जून में आपने सेल कर दिया और पैसा सितंबर में मिला,
तो आप इनकम कब दिखाओ, सेल कब दिखाओगे? सेल किया तब, सेल किया तभी। अरे उधारी वाला तो ट्रांजेक्शन चलता ही है ना, उधारी वाला ट्रांजेक्शन चलता ही है। मेरे को ऑर्डर आज मिला है, बट सेल मैंने आपको 1 महीने के बाद किया, और पैसा उसके 1 महीने के बाद मिला है। पैसा कब मिलेगा वो देखने का नहीं, मैंने सेल कब किया है वो देखने का। उस दिन मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इनकम दिखाऊंगा, दैट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। अब उसका एक भाई ये बच्चे लोग अक्रूवल कंसेप्ट। अक्रूवल का कंसेप्ट बोलता है पर्टिकुलर ईयर का पैसा पर्टिकुलर ईयर में दिखना चाहिए। जैसे एक्सपेंसेस पेड किया रहेगा या पे करने का बाकी रहेगा, दोनों केस में आप लोगों को दिखाना है, दोनों केस में आपको दिखाना है। अगर उसका वास्ता करंट ईयर के साथ है, मतलब जिस साल का आप अकाउंट बना रहे हो उस साल के साथ वास्ता रहेगा, तो अकाउंट बना रहे हो 2018 का और खर्चा 2017 का दिखा रहे हो, चलेगा क्या? अगर 2018 का अकाउंट बना रहे हो तो एक्सपेंसेस भी 2018 का दिखना चाहिए, बोले वो पेड किया रहेगा तो भी दिखाने का, पे करने का बाकी रहेगा तो भी दिखाने का। वैसे इनकम के लिए अगर मैं 2019 का अकाउंट बना रहा हूं और मैं इनकम को रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो इनकम मुझे मिला रहेगा तो भी रिकॉर्ड करूंगा, और मिलने का बाकी रहेगा तो भी रिकॉर्ड करने वाला हो। पॉइंट समझा? रीड कराओ, देखो। इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन इट अक्रूज अर्न, और एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड व्हेन इन अक्रू, दैट इज पेएबल। ऑल एक्सपेंस एंड रेवेन्यू रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड, जिस साल का आप अकाउंटिंग करे उस साल का उसी साल दिखना चाहिए, आर टू बी कंसिडर्ड रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट रेवेन्यू आर रिसीव्ड इन कैश और नॉट, एक्सपेंस आर पेड इन कैश और नॉट। जैसे मैंने बोला था, एक्सपेंसेस रिलेटेड विथ करंट ईयर, पेड प्लस पेएबल, दोनों दिखाना है। इनकम रिलेटेड विथ करंट ईयर, रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल, दोनों दिखाना है। पॉइंट समझा? पर उसका वास्ता करंट पीरियड के साथ होना जरूरी है। अ कंपनी इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज बैंक फॉर 1 ईयर ऑन 1 अक्टूबर 2015, आपको 10% इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इनकम को कब दिखाओगे? 1 साल के बाद में, मतलब 30 सितंबर के दिन। 1 साल के लिए पेड किया था ना, 1 साल के बाद में आपको 10% मिलने वाला है, 1 साल होने के बाद में आप इंटरेस्ट दिखाओगे, तब तक इंटरेस्ट दिखा नहीं सकते। समझ में आए 2 पॉइंट? चलो लिखो वन वर्ड में, रियलाइजेशन अक्रूवल। थोड़ा हेवी जा सकता है दोनों पॉइंट, बट रीड करना जरूरी है।